नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 17 नवंबर 2025। हम लोग जो है 17 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से कम समय में आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि समझ के पढ़ना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। चलते हैं हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। और प्रश्न पे जाने से पहले आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, आपको क्या थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है, क्या होता है आपको एंटी डंपिंग शुल्क, है ना। तो इस पे जो है हम लोग विशेष बातचीत करेंगे कि एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है, तो बातचीत करेंगे, ठीक है। और हाल ही में जो है किन देशों पर जो है एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है, ये हम लोगों का प्रश्न रहेगा। और उसी के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करेगा। और आज जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न से बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के पास जो है आज के वीडियो में जो है आवाज आपके पास बेहतर आ रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट कर ले। जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोगों के पास पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न आप सभी को मालूम है क्या है। दिवस यदि इंपॉर्टेंट रहता है तो दिवस से संबंधित आप लोगों के पास पहला प्रश्न आता है। और दिवस हाल ही में एक दिवस बनाया गया और यह दिवस है आपके लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है 16 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस रहे लिखा हुआ या आपको क्या रहे, आपको नेशनल प्रेस लिखा हुआ रहे या आपके पास लिखा हुआ रहे कि भारतीय प्रेस दिवस, है ना। किसी प्रकार का प्रश्न आपको नाम हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से लिख सकता है। भारतीय लिखते, नेशनल तो इंग्लिश में बोलते हैं, नेशनल प्रेस डे बोले, ठीक है, और राष्ट्रीय प्रेस डे बोले, कुछ भी बोले, राष्ट्रीय प्रेस, है ना। तो आपको याद रखना है। और कितने तारीख को प्रतिवर्ष? तो प्रतिवर्ष आप ध्यान रखेंगे कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। और यह दिन जो है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी को सम्मानित करने के लिए तय किया गया है। और प्रेस जो है लोकतंत्र का क्या मानते हैं हम लोग? प्रेस जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको माना जाता है। वर्तमान समय में थोड़ा सा चौथा स्तंभ जो है क्या हुआ है, नीचे से क्या हो सकता है, कह सकते हैं इसका फर्श गया है, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है उस पर बातचीत करेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आपको प्रेस को जो है लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ बोला जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि चौथा स्तंभ इसको माना जाता है। और यह दिन जो है मीडिया की भूमिका को लेकर जो है जागरूकता फैलाने का एक मौका प्रदान करता है। और इसके जरिए जो है पत्रकारिता के महत्व को भी समझाया जाता है। समझ रहे हैं बात? और इसकी शुरुआत कब से होती है और किसके गठन पर हम लोग देखते हैं कि पत्रकारिता जो मनाया जाता है, खास करके नेशनल प्रेस डे जो है, आपको राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो यह होता है नेशनल प्रेस डे की शुरुआत होती है कब? 16 नवंबर 1966 से। कब से होती है? तो 16 नवंबर 1966 से होती है। और यह दिन जो है आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पर क्या होता है, गठन होता है। तो ध्यान रखेंगे 1966 में क्या होता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होता है। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं क्या कि आपको मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो आपको भारतीय प्रेस दिवस रहे या राष्ट्रीय प्रेस दिवस रहे, याद रहेगा, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन क्या है, तो भारत ने जो है वियतनाम लिख दिया है किसके साथ? आपको वियतनाम पर, है ना। तो भारत जो है वियतनाम से जो है आपको आयातित क्या चीज आयातित? तो आपको हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील, ठीक है। क्या चीज? आपको फ्लैट स्टील पर जो है पूछ रहा है कि कितने वर्ष की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। तो कितने वर्ष के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है? तो 5 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर बनेगा इसका 5 वर्ष बनेगा। बन रहा है प्रश्न कि आपको पूछा जा सकता है कि भारत जो है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने जो है किन देशों पर, है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। एक तो वियतनाम और दूसरा यदि देश आपको बात करें कि हाल ही में जो है कौन से देश पर लगाया गया था, तो चीन पर लगाया गया था। तो आप 2 देश याद रखेंगे कि आपको हाल ही में जो है भारत 2 देशों पर, चीन प्लस वियतनाम, ठीक है। तो चीन प्लस वियतनाम पर क्या लगा दिया है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। बातचीत करेंगे, यही आपका आज मुख्य थंबनेल पर आपको देखने को मिला था कि आपको जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है ये क्या होती है। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, क्योंकि जो है
यहां से जो है प्रश्न पूछा जाता है एंटी डंपिंग से भी। यदि आप बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और मेरे साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, और जो जो टेस्ट में भाग लेते हैं उनको जो है अच्छे से मालूम है कि प्रश्न क्या पूछा जाता है। आप टेस्ट ही नहीं देते तो आपसे प्रश्न पता कैसे चलेगा कि आपको कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में आता है, ठीक ना। तो परीक्षा में आपको बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, उसके बाद आने वाले दिनों में आपको सीसीएल हो, किसी प्रकार से कोई भी एग्जाम हो टीचर का हो, तो आप यदि प्रतिदिन करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो आपका जो है करंट अफेयर्स से प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, अपने कॉपी में आपको लिख कर रखना होगा, जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करना आसान होगा। तो आइए देख लेते हैं, यहां पर हम बातचीत करेंगे कम, समझाने का प्रयास करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ चुका है कि भारत और किस देश पर, तो ये आपको वियतनाम है ना। वियतनाम के साथ साथ आपको याद रखेंगे कौन सा देश, जल्दी से बात करिए, तो चीन। तो भारत और चीन से जो है आयातित किसको बोलते हैं, निर्यात किसको बोलते हैं। आयात करने का मतलब होता है कि हम लोग दूसरे देश से खरीदते हैं, निर्यात करने का मतलब है हम अपने देश से क्या करते हैं, निकालने, मतलब कि दूसरे देश में बेचने का प्रयास करते हैं। ये बात तो आप लोग जानते होंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। आप यहां देखिए हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील, यदि इतना आपको याद नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट आइए स्टील पर। जो हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील होता है, क्या होता है, ये सभी को लिखा गया है कि जो रोल में स्टील आती है, ठीक है, फ्लैट स्टील आती है या जो हॉट स्टील आता है, तो सभी के एक साथ नाम लेते हैं, या आप एक बार नाम लिख सकते हैं स्टील, ठीक है। कि स्टील उत्पादक जो उत्पाद होता है उस पर कितने वर्ष के लिए आपको बैन लगा दिया गया है, वियतनाम पर तो 5 वर्षों के लिए जो है बैन लगा दिया गया है। और इस पर जो है ड्यूटी कितना आपको शुल्क लगा दिया है, तो $121.55 प्रति टन लगाया, कितना, तो $121.55 प्रति टन लगा दिया गया है डंपिंग रोधी के अंतर्गत। क्या चीज, डंपिंग रोधी के अंतर्गत जो है ये शुल्क लगाया गया है, ठीक है। इसीलिए जो है नाम लगा है क्या, डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया गया है ना। तो ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा गया कितना लगाया गया, कितना डॉलर है, कितना टन पे लगाया गया, ये नहीं, ये तो आपको अभी बताने के क्रम में जो है आपको बता देते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया क्या, कि आपको स्टील पर जो है कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, और किन किन देशों पर। तो अभी जो है फिलहाल आपके लिए आज के करंट प्रश्न में वियतनाम है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को करवा चुके हैं चीन पर, है ना। तो चीन पर भी लगाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सीधी सी बात है कि इस कदम का जो उद्देश्य क्या है, घरेलू जो विनिर्माता होते हैं, जो घरेलू जो कह सकते हैं कि आपको कंपनी होती है, उसको जो है सस्ते आयात से क्या होता है, बचाना होता है। क्या होता है, सस्ते आयात से बचाना होता है। जो व्यक्ति पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स, तो ये बात आप समझ चुके होंगे, एक लाइन में समझ चुके होंगे। इस कदम का घरेलू उद्देश्य क्या है, कि आपको विनिर्माताओं को सस्ते आयात से बचाना। यदि जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको समझने की आवश्यकता है। हम जो है आपको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप समझ सकते हैं। इतना नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इतना बताने का प्रयास रहता है कि आप समझ में आ जाए आपको कि एंटी डंपिंग शुल्क क्या होती है। अच्छे से लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझ जाइएगा, बिल्कुल समझिएगा। नहीं समझिएगा फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको लगे कि हाँ ये बातें जो है आपके समझ से ऊपर जा रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए पहले लिखा क्या है, एक एक बात पर बातचीत करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, है ना, रुक के बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो है आपको समझने की इसको आवश्यकता है। तो सरकार जो है, सरकार घरेलू उत्पादकों, घरेलू उत्पादक समझ चुके हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा जो भी मान के चलिए की कंपनी को एक तरह से भारत का, या ऐसा समझिए कि जो भारत की कंपनी है ना, कहाँ की कंपनी है, भारत के द्वारा जो उत्पादक किया जाता है, खास करके स्टील का, क्या चीज का, स्टील का, स्टील के बारे में बात कर रहे हैं। जो घरेलू उत्पादकों को कह सकते हैं कि विदेशी आयात से क्या है, बचाने के लिए, घरेलू उत्पादकों को जो है विदेशी क्या चीज, आयात से क्या होता है, बचाने के लिए जो है एंटी डंपिंग शुल्क लगाते हैं। तो एक तो समझ चुके होंगे कि एक तरह से घरेलू जो उत्पादन कंपनी है उसको एक तरह से संरक्षण किया जाए, कि वह जो है उत्पादन बेचे, ऐसा नहीं कि दूसरा देश वाला आए बेच के निकल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो इसी लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, एंटी डंपिंग शुल्क लगाते हैं। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपको सकल घरेलू उत्पादकों को विदेशी आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाते हैं। अब देखिए क्या होता है, तो जरूरी नहीं है कि जो कीमत भारत में उत्पादन में हो रहा है वही कीमत चाइना में भी हो रहा है, वही कीमत वियतनाम में भी हो रहा है। तो अब वहां पर हो सकता है कि सस्ते दरों पर हो, है ना। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि कई देशों में स्टील का उत्पादन जो है हमारे देशों के मुकाबले क्या होता है, सस्ता होता है। मान लेते हैं कि भारत में जो है स्टील का दाम क्या है, 100 रुपया है, ठीक है। और अब जो है वियतनाम, यहां पर ले लीजिए, अच्छे से आप समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा यहां पर रुक के बात करते हैं ना। तो कई देशों में हो सकता है कि स्टील का उत्पादन हमारे देश के मुकाबले क्या होता है, सस्ता होता है। मान लेते हैं कि यदि हमारे देश में 100 रुपया है तो यहाँ पर क्या है, 75 रुपया। मैथ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैथ तो आपका अच्छा है ना। तो
क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा सस्ता ले लेते हैं, तो 75 रुपया ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, जाहिर है कि वे अपने प्रोडक्ट को जो है कम कीमत पर हमारे देश में क्या करेंगे, निर्यात करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि ये यदि वहां पर 75 रुपया है, तो ये क्या करना चाहेगा, हमारे देश में क्या करना चाहेगा, वे लिखा हुआ है। निर्यात करने का मतलब नहीं कि भारत, वे लिखना है कि मतलब कि उसके बारे में बात कर रहे हैं। वियतनाम मेरे देश में क्या करना चाहेगा, निर्यात करना। मेरे लिए तो आयात हुआ, उसके लिए निर्यात हुआ, है ना। तो वह देश क्या चाहेगा कि हमारे देश में निर्यात करना चाहते हैं, है ना। और इससे देश के भीतर भी जो है तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कम कीमत पर मिलने वाले स्टील का क्या करती है, आयात करती है। अब जो देखते हैं क्या कि भारत में जो मान के चले कि जो भी कंपनियां हैं स्टील से उत्पादकता कुछ ना कुछ काम करती है ना, मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टील खरीदते हैं और स्टील से कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो वैसी कंपनियां क्या चाहेगा, किससे सामान खरीदना चाहेगा, आप भारत से सामान खरीदना चाहिएगा या आप वियतनाम से खरीदना चाहिएगा, बता दीजिए कहां से खरीदना चाहिए। इस जगह जो है ना देशभक्ति काम नहीं करता है कि एकदम भारत का तिरंगा लेके, ठीक है, आगे चलेंगे। तो देशभक्ति काम करिएगा तो आप क्या उत्पादन कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। आप सीधा सा बात है, इकोनॉमिक्स में जो है देशभक्ति नहीं काम करता है। इकोनॉमिक्स में काम करेगा कि आप मुनाफा सिर्फ देखिएगा, क्या देखिएगा, मुनाफा, केवल मुनाफा की बात करिएगा कि आपको फायदा कहां है, और जहां फायदा है आप वहां जाने का प्रयास करिएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाइना है, वो अमेरिका है, वो भारत है। आप केवल देखिएगा क्या, ये आप कहने का मतलब क्या, जो मान के चलिए एक तरह से जो कंपनी के उत्पादन में काम करने वाली का संस्था होती है, ठीक है। तो यह जो भी व्यक्ति मान के चलिए उत्पादन करता है, वहां पर देशभक्ति कहां चला जाता है, देशभक्ति वहां पर काम नहीं करता है, ठीक है, समझ चुके होंगे बात, ठीक है। देशभक्ति जो राष्ट्र का सब चलता है उस जगह सब समाप्त होता है। केवल आप देखिएगा क्या, यदि आप भी उस जगह रहिएगा तो आप केवल देखिएगा कि फायदा, देखिएगा कि फायदा कहां, फायदा आपको वियतनाम पर नजर आएगा, तो वियतनाम से आप क्या करिएगा, खरीद लीजिएगा। यही तो बातें लिख रहे, एक एक लाइन पर बात कर रहा है कि आप तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कम कीमत पर मिलने वाले स्टील क्या कर लेगी, ये दूसरे देशों से क्या करेगा। मान लेते हैं जो भारत में यदि कोई कंपनियां है, मान लेते हैं कि इस जगह कोई कंपनियां है, ठीक है, XYZ, तो ये कंपनियां किससे खरीदने लगेगा, ये खरीदने लगेगा सीधी सी बात है कि वियतनाम से, क्योंकि यहाँ 75 में मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर उत्पादन में 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये चाहेगा कि जो भी कंपनियां XYZ है, ये चाहेगा कि हमको वियतनाम से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि फायदा होगा, और फायदा होगा तो कम दाम में ये भी प्रोडक्ट बेचेगा, तो मार्केट में इसको भी क्या होगा, आपको तो फायदा देखने को मिलता है। अब देखिए सरकार क्या चाहेगी, अब ये इसका क्या प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में, जो घरेलू अपने देश वाला तो खरीद नहीं रहा है, दूसरे देश वाला क्या खरीदेगा आपका, ठीक है। इससे होगा क्या, जो हम लोग घरेलू जो उत्पादक है, इसमें क्या उत्पादन में क्या देखने को मिलता है, नुकसान देखने को मिलेगा। जो स्टील की जो मान के चलिए उत्पादकता है उसमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसका कोई नहीं खरीदेगा। अब देखिए भारत सरकार क्या करेगा, भारत सरकार मान लेते हैं कोई एकदम ऊपर में बैठा हुआ है, भारत सरकार यहां पर बैठा हुआ है ना, ये क्या है, सरकार है, जो भी सरकार है, सरकार का नाम ले रहे हैं, ये नहीं नाम ले रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार है, कोई बात नहीं है, जो भी सरकार है, ठीक है। यहां पे सरकार क्या करेगा, क्या अरे ये तो क्या कहते हैं, इस तरह से भारत पिछड़ जाएगा, ऐसा करो, इस पे क्या करो, एंटी डंपिंग शुल्क लगा दो, इस पे क्या करो, किस पे, इस पे नहीं, किस पे लगाएगा, इस पे प्रोडक्ट पर, किस पे लगाएगा, इस प्रोडक्ट पर। ये जो आपको 75 रुपया था, इस पे को कहेगा कि इस पे जो है 30 रुपया, मतलब मान लेते हैं कि 30 रुपया का क्या लगा दो, एंटी डंपिंग शुल्क लगा दो। तो ये 75 30 कितना हो गया, बोलिए जल्दी से, 105 हो गया, कितना हो गया, 105। अब कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा, आप 100 रुपया वाला या आपके लिए 105 रुपया वाला, आपके लिए फायदेमंद रहेगा भारत वाला। तब आप क्या करिएगा, भारत वाला आप जो है उत्पादकता उसको खरीदने का, वो स्टील खरीदने का कोशिश करिएगा। आप विदेशी क्यों, वही मुनाफा आप देखिएगा कि मुनाफा हमको कहां पर हो रहा है, तो मुनाफा आप कहां पर, भारत पर नजर आने लगेगा। इसको क्या कहता है, एक तरह से भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाएगा। संरक्षित नहीं किया जाएगा तो यहां पर जो ये कंपनियां है बिखर जाएगी। इसी वजह से इसको संरक्षण देने का काम करती है कौन, भारत सरकार। इसीलिए लगाया जाता है, कौन सा शुल्क लगाया जाता है, एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया जाता है ना, कि कोई देश ऐसा काम ना करे एकदम आके सामान को उठा के पटक दे आपके देशों में और आप सस्ता दे रहे हो, आप क्या कहते हैं, आपका मार्केट जो है बिखर जाए, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसी जगह से लिखा हुआ है कि तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कम कीमत पर मिलने वाले स्टील का आयात करती है और इससे घरेलू उत्पादकों को क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचता है, ठीक है, घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचता है। जाहिर है कि सरकार जो है इस नुकसान से बचाने के लिए आयात पर किए जा रहे स्टील पर क्या करेगा, एंटी डंपिंग, वही एंटी डंपिंग क्या करेगा, 30 रुपया का क्या कर देगा, शुल्क लगा देगा, ठीक है, एंटी डंपिंग। इससे क्या होगा, विदेशी स्टील के जो घरेलू खरीदारों पर क्या होती है, जो मानसिक के घरेलू खरीदार थे उससे क्या हो जाएगा, इस पर बोझ पड़ जाता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा 5 रुपया का बोझ पड़ रहा है और उनके लिए विदेशी स्टील की कीमत क्या हो जाता है, घरेलू स्टील के मुकाबले में ये महंगी हो जाती है। क्या हो जाएगा, महंगा कौन हो गया, आपको एक, अब दूसरा विदेशी कंपनियां वाला महंगा हो गया और भारत वाला क्या हो गया,
आपको 100 रुपए में बिक रहा था, तो ये आपके लिए सस्ता हो गया। अब आप जो है वापस किस पे आ जाइएगा, तो भारत वाला पर। यही तो चीजें लिखा हुआ है। इससे क्या होती है, वह आयात छोड़कर, वह मतलब जो कंपनियां हैं वह आयात छोड़कर जो है वापस अपने देश में जो है उत्पादित हो रहे स्टील पर, स्टील की वो क्या करने लगते हैं, खरीदारी करने लगते हैं। रुक कर समझाएं, अच्छे से समझाएं। किसी प्रकार का परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि समझने की आवश्यकता है तो आप ऑफलाइन में समझ सकते हैं, या इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको विस्तार से, शाम में आपके लिए इकोनॉमिक्स चल रहा है ना। इकोनॉमिक्स कहना उचित नहीं है, आपके लिए चल रहा है, क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी चल रहा है ना। तो आपका जो सिलेबस है क्या है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपका है इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी आपको 5 बजे शाम में चल रहा है, तो आप आराम से अच्छे से वहां पर और विस्तार से समझ सकते हैं। और जो पढ़ रहे हैं मेरे से, तो उनको जो है विस्तार से समझाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए बातचीत करते हैं। यहां पर क्या क्या है अगला प्रश्न, कि किस देश को स्थिरता और जैव विविधता में नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए 2025-2029 के कार्यकाल के लिए जो है यूनेस्को की मानव जैव मंडल परिषद के लिए जो है चुना गया है। बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है कि किस देश है ना, कौन से देश में जो है, कौन से देश को जो है स्थिरता और जैव विविधता का नेतृत्व प्रदर्शन करते हुए जो है कब तक के लिए, 2025 से लेकर 2029 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को की मानव जैव मंडल परिषद के लिए चुना गया है। तो यहाँ आंसर होगा, आपका आंसर होगा ओमान, आंसर होगा। थोड़ा सा आज जो आपको देखने को मिला, थोड़ा क्या देखने को मिल रहा है, प्रश्न आपके लिए कठिन प्रश्न है ना। लेकिन ये आप लगातार लंबे दिनों तक आप इस तरह का प्रश्न तैयार करते रहेंगे तो आप औरों से क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। आप लोगों को चाहिए आसान प्रश्न, है ना, लेकिन आसान प्रश्न से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। प्रश्न आप वैसा तैयार करिए कि जो कि आपको करंट अफेयर्स, इस तरह का प्रश्न पूछता है करंट अफेयर्स में, तो व्यक्ति को पता नहीं, हवा भी नहीं लगता है ना, कि लगता भी नहीं कहां से पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। ध्यान रखिए अच्छे से, आपको ओमान ध्यान रखना है कि आपको 2025 से लेकर कब तक, 2029 के कार्यकाल के लिए जो है यूनेस्को की मानव जैव मंडल आपको परिषद में जो है सेवा देने वाले के लिए क्या क्या है, इसको चुना गया है। और जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण, इसकी बढ़ती भूमिका को क्या करता है, दर्शाता है। और यह पद जो है ओमान को संरक्षित क्षेत्र में प्रबंधन, जलवायु अनुसंधान और पहलों को क्या कहते हैं, विजन आपको 2040 की रणनीति के अनुरूप जो है ये दीर्घकालिक स्थिरता उद्देश्यों के आगे बढ़ाने का, ये योगदान करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखना है। और आपको विजन यदि पूछे, इसका विजन कितने वर्षों के लिए, कब तक के लिए रखा गया है, यह आपको 2040 तक के लिए रखा गया। कब तक, विजन क्या है, 2040 तक के लिए। तो वर्ष आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, देश भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, भारत बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए अभ्यास त्रिशूल, क्या अभ्यास पूछता है। यदि देखिए मेरी बात उन्हीं को समझ में आएगा जो सेट बनाते होंगे या जो परीक्षा कहीं ना कहीं दे चुके होंगे, ठीक है। परीक्षा आप किसी जगह दिए हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। यदि आप नए अभी आए हैं, तो अभी जो है आप नए आए हैं, तो आप इधर उधर अभी घूमिए, ठीक है। आप कुछ दिन जब आप टेस्ट देने लगिएगा, या आप क्या कह सकते हैं कि आप परीक्षा में बैठने लगेगा, आपको क्या पूछा जाता है, उस वक्त आपको अनुभव होने लगेगा कि हाँ क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो घूमने का अर्थ है क्या, आप पहले जो है पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। और साथ साथ आप करंट अफेयर्स बनाते रहते हैं, अभी से समझने का प्रयास करिएगा तो बेहतर होगा। लेकिन नए लड़के क्या होते हैं, तो नए लड़के जो है भरोसा नहीं करता है, क्या अरे करंट अफेयर्स को छोड़ो, एक दिन में जो है पढ़ेंगे, क्या स्पीडी लाएंगे और 2 दिन में स्पीडी को पलट के रख देंगे, उलट पुलट के रख देंगे। लेकिन उलट पुलट के तो रख दीजिएगा, वही होगा, पलट के ही रखना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम लोग करंट पर बात करते हैं और यहीं पर रहते हैं हम लोग, सिलेबस के अंतर्गत ही रहते हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे तो समय आपका थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की जो है आपको बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमताओं का जो है परीक्षण करने के लिए अभ्यास त्रिशूल, कौन सा अभ्यास है, तो अभ्यास त्रिशूल है। इसके अंतर्गत ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन आपको अखंड प्रहार, है ना, अखंड यहाँ लिखा हुआ है, प्रहार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अखंड प्रहार किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो ये आपको राजस्थान के कहां पर, ये जैसलमेर में, ठीक है, राजस्थान के कहां पर, तो ये जैसलमेर में। और किस सेना के द्वारा किया गया था, इसको भी आपको याद रखना होगा कि आपको भारतीय थल सेना और वायुसेना का ये एक क्या है, आपको समन्वय कार्यक्रम था। क्या है, आपको समन्वय इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि बेहतर संयुक्त परिचालन इससे क्या होता है, पता चलता है, ठीक है, तब करता है, इससे पता चलता है। तो भारतीय थल सेना और किसके बीच में ये आपको अभ्यास था, तो आपको वायुसेना। और यह कहां पर अभ्यास था, तो अभ्यास था आपको जैसलमेर में। कहां पर, राजस्थान का, आपको जैसलमेर में। और अभ्यास का नाम क्या था, तो अभ्यास का नाम था त्रिशूल। और यदि पूछे कि ऑपरेशन कौन सा था, तो ऑपरेशन कौन था, आपको अखंड प्रहार,
ये आपको 3 से 4 लाइन आपको याद रखना है कि कौन कौन सा। सबसे पहला अभ्यास त्रिशूल, कहां पर हुआ अभ्यास त्रिशूल, आपको जैसलमेर में हुआ, और ये कौन सा ऑपरेशन के अंतर्गत हुआ, तो ऑपरेशन आपको अखंड प्रहार के अंतर्गत हुआ। और यह किन दो सेनाओं के बीच में, तो आपको भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में हुआ। ठीक है, तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में ही ये आपको अभ्यास देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि यहां पर देखिए वायुसेना से संबंधित है अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना प्रमुख द्वारा जो है किस क्षेत्र में न्योमा एयरबेस का जो है उद्घाटन किया गया है, जिससे आपको एलएसी के पास जो है भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत हुई है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको एलएसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, एलएसी। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि एलएसी कहां पर देखने को मिलता है, भारत चाइना के बीच में या भारत पाकिस्तान के बीच में। तो भारत चाइना के बीच में होता है, भारत चाइना के बीच में आपको एलएसी देखने को मिलता है। ठीक है, और जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या देखने को मिलता है, एलओसी। ठीक है, एलओसी कहां पर, भारत पाक के बीच में। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, ये तो आपको हो गया जीएस फैक्ट के अंतर्गत। आइए हम लोग प्रश्न पर बात करते हैं कि प्रश्न क्या है, और पूछ रहे हैं कि एलएसी के पास जो है भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत हुई। कहने का मतलब है कि यहां पर क्या हुआ है, भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है आपको एक एयरबेस का उद्घाटन क्या किया गया है। कौन सा, आपको उसका नाम क्या है, न्योमा एयरबेस। कौन सा नाम है, आपको याद रखिएगा एयरबेस। कौन सा एयरबेस, न्योमा एयरबेस। आपको 2-3 बार बोल रहा है जिससे कि आपको याद हो। ठीक है, आप साथ साथ बने हुए रहिएगा तो आपको याद अभी होगा, और आप लिख लीजिएगा तो आसान रहेगा आपके लिए, है ना, रिवीजन करना। तो न्योमा एयरबेस, और न्योमा एयरबेस आपको कहां पर, आप बताइए कहां पर एलएसी कहां पर है, भारत चीन के बीच में। आपको कौन सा राज्य देखने को मिल रहा है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है लद्दाख देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर लद्दाख पर रहिए। ठीक है, तो आपको ये हाइट पर लद्दाख देखने को मिल रहा है। और आज का जो आप बिहार दरोगा का आप सेगमेंट में जो टेस्ट दे रहे थे उसमें आपको मिला था, क्या मिला था कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। आसान सा प्रश्न था, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, आपको कौन सा, सियाचिन। कौन सा, सियाचिन। आपको जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे, भारत का क्या कह सकते हैं, पूरे विश्व का कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन सा है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और उसी के आसपास में आपको देखने को मिलता है लद्दाख में, कहां से, न्योमा एयरबेस। कौन सा, ध्यान रखना है, न्योमा एयरबेस। ठीक है, उद्घाटन किया गया है भारत के द्वारा, जो चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको वहां पर देखिए प्रश्न में चीन नहीं था, लेकिन यहां पर आपको यही बोलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आपको एक एक बातें बता देंगे जिससे क्या हो जाएगा, आपके लिए याद करना, आपके लिए समझना आसान रहेगा। तो चीन के साथ कह सकते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या होती है, आपको एलएसी इसको बोलते हैं। एलएसी किसको बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो एलएसी ध्यान रखना, एलएसी, और भारत पाक के बीच में कौन सा, एलओसी। ठीक है, तो ध्यान रखना है एलओसी किसके बीच में है, एलएसी किसके बीच में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और इसके अत्यधिक क्या है, निकट है, आसपास में, और यहीं पर उद्घाटन किया गया है न्योमा एयरबेस का। तो ये सामरिक दृष्टि से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। और ऊंचाई कितना है, आपको 13,700 फीट की, 700 फीट की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। कह सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर क्या होगा, एयरबेस होने वाला है। आपको कौन सा, आपको न्योमा एयरबेस। समझ रहे हैं, याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए रनवे सब आप छोड़ दीजिए, रनवे की आवश्यकता आपके लिए नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अमित शाह ने जो है किस राज्य में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, कौन सा सैनिक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर जैविक संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है। आपको कुछ बातें करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्या बात करेंगे, बात ये करेंगे, आप बिहार का चुनाव देखे थे, और बिहार का चुनाव में आपको 2 मुद्दा देखने को मिला था। एक देखने को मिला था कि भारत की प्रगति की तरफ जो है कौन सा राज्य देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है गुजरात के बारे में बार बार प्रश्न उठाया गया था। गुजरात में जो है बहुत सारा उद्योग है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, उद्योग की बात की जाती है। किस राज्य में, आपको गुजरात में। जबकि बिहार में क्या बात की जाती है, बिहार का तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना, अभी बात नहीं करेंगे, और राजनीति पर तो और भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप जो है हो सकता है कि जिस भी आप पार्टी हो, समर्थक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखते हैं, बातचीत करते हैं आपसे क्या कि प्रश्न आपके लिए आप समझ चुके होंगे। आप देखिए जैविक संयंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहां पर लगाया जाएगा, स्वाभाविक बात है गुजरात में। अधिकांश आपको देखने को मिलता है भारत सरकार के द्वारा जो है 2 व्यक्ति जो है एकदम गुजरात को तो कह सकते हैं कि तरक्की पर लाके ही छोड़ेगा। कौन कौन सा, एक तो मान चलिए प्रधानमंत्री, और दूसरा का जो है गृह मंत्री, कौन है, अमित शाह। किस राज्य में जो है, मोती भाई आर चौधरी सैनिक स्कूल। तो विद्यार्थियों के लिए तो कह सकते हैं कि वहां के जो बच्चों के लिए तो फायदेमंद है सैनिक स्कूल। और जबकि क्या कह सकता है कि सागर जैविक संयंत्र, तो ये आपको उद्योग के अंतर्गत आते हुए दिखाई पड़ रहा है। सागर जैविक कहां पर, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में। जैसे आपके क्या कहते हैं राजनीति की बात आते हैं तो आप लोग भाग जाते हैं ना,
भागने का मतलब है कि आप क्या करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करते हैं, इसलिए बात नहीं करते हैं। ऐसा कोई वैसे बात बोले भी नहीं है। आप हो सकता है कि किसी भी क्या कह सकते हैं कि समर्थक हो किसी का भी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे आपसे पढ़ने से मतलब है और यहाँ पर आपको समझने से मतलब है कि आपसे क्या प्रश्न पूछेगा। और मेरा भी यही कर्तव्य है कि परीक्षा में आपसे किस राज्य से पूछेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी भी कह सकते हैं पार्टी का प्रचार करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल आपको क्या रखना है कि क्या प्रश्न बनेगा। हाँ, राजनीति से संबंधित प्रश्न तो आएगा, बिल्कुल आएगा, बात करना ही होगा। जो बातें हैं वो जो सही बात है वो आपके लिए गलत आपको लगे या सही लगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि वो आपको बताना होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको राजनीति की बातें आए तो आप जो है तुरंत क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं, ऑफलाइन हो जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात में, ठीक है। कहां पर, गुजरात में। और गुजरात में नाम क्या है, मोती भाई आर चौधरी है ना। तो मोती भाई सब नाम के पीछे जो है आपको भाई सब लगाने का जो एक टाइटल देख सकते हैं, तो आपको गुजरात में ही। और यहाँ पर जो है यहाँ के बच्चों के लिए कह सकते हैं कौन सा स्कूल, तो आपको सागर सैनिक स्कूल देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है सागर ऑर्गेनिक आपको क्या प्लांट का उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किस राज्य में, देख रहे हैं ना, सब चीज गुजरात में मिल रहा है। जिसमें क्या होता है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। और 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत जो है आपको ट्रिपल पी मॉडल के तहत विकसित की यह सैनिक स्कूल कह सकते हैं कि आपको राज्य के युवा छात्रों को सशस्त्र बलों में जो है करियर, तो सीधी सी बात है सैनिक स्कूल में जब मान के सैनिक स्कूल कहीं पर होता है तो आपको सशस्त्र कह सकते हैं कि जो भी बल होता है उसमें युवा जाते हैं। बच्चे का पढ़ाई होता है कहां से, छठा से पढ़ाई होता है। तो छठा से लेके मान के चलिए कि वहां पर 12th सब ये सब के पढ़ाई किया जाता है। तो बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। तो भारत सरकार के द्वारा पढ़ाई होता है, पढ़ाई भी अच्छे से होता है। और बच्चा जो है कहां मूव होता है, शुरुआत से सेना की तरफ से, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल मुख्य पैराशूट का जो है परीक्षण कहां किया है, कहां पर, ये याद रखिएगा अच्छे से प्रश्न। इसरो के द्वारा, ठीक है, गगनयान क्रू मॉड्यूल, मॉडल बोल दिया, मॉड्यूल याद रखिएगा। गगनयान क्रू क्या है, मॉड्यूल के मुख्य आपको पैराशूट परीक्षण कहां किया गया है, तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में, तो उत्तर प्रदेश के आपको झांसी में किया गया है। कहां पर किया गया है, तो यह ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के आपको झांसी में किया गया है। क्या किया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि हम लोग किस नाम जानते हैं, शॉर्ट में इसको इसरो बोलते हैं। और इसके द्वारा जो है आपको गगनयान क्रू मॉड्यूल के जो है पैराशूट, इसका जो मुख्य पैराशूट है, इसका कहां पर कह सकते हैं कि आपको परीक्षण किया गया, परीक्षण किया जाता है ना, उद्घाटन नहीं, परीक्षण। तो परीक्षण किया गया उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित आपको बबीना, आपको क्या, फील्ड फायरिंग रेंज। आपको यह भी पूछा जा सकता है ना, कि सबसे पहले तो कहां पर, उत्तर प्रदेश किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कहां पर, तो झांसी में। और झांसी पूछेगी इसके कौन से स्थान पर, तो ये कौन से स्थान पर, तो बबीना फील्ड आपको फायरिंग रेंज है, जो कि आपको कह सकते हैं कि यहीं पर क्या किया गया है, आपको पैराशूट, किसका पैराशूट, तो ये पैराशूट जो है आपको गगनयान क्रू मॉड्यूल का पैराशूट का क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा, तो आपको इसरो के द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न है 16 नवंबर 2025 को जो है भारत ने वैश्विक पेटेंट फाइलिंग रैंकिंग में जो है कौन सा स्थान हासिल किया है। आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपको किसके बारे में पूछ रहा है कि आपको भारत वैश्विक पेटेंट आपको फाइलिंग में कौन सा स्थान हासिल किया था, ये स्थान हासिल किया भारत के द्वारा, कौन सा स्थान हासिल किया है, छठा स्थान हासिल किया है। आप रैंकिंग में इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है कि भारत के द्वारा जो है कौन सा स्थान हासिल किया गया है, तो भारत के द्वारा जो है छठा स्थान हासिल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। और अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप दो ऐप का आपको यूज होता है और आप लोग यूज करते होंगे अभी आपके मोबाइल में, फोन पे हो सकता है यूज करते होंगे, फोन पे यूज कर रहे हैं, जरूर यूज करते होंगे, कौन सा, फोन पे यूज करते होंगे। और एक और है चैट जीपीटी, नाम सुन रहे हैं, यूज भी करते होंगे, नाम क्या सुन रहे हैं, यूज करते होंगे, है ना, कि चैट जीपीटी का प्रयोग करिए, आपका जो है जीवन लाइफ जो है सब आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान कर देगा। कौन आसान कर रहा है, आपको चैट जीपीटी आपके लिए बेहतर काम कर रहा है। कुछ भी पूछिए जवाब चैट जीपीटी है ना, कह सकता है कि गूगल का एक तरह से क्या है, वर्जन नया है, और ये नाम है क्या, चैट जीपीटी। अब देखिए दोनों मिलकर क्या करने वाला है, साझेदारी करने वाला है। कौन कौन सा, तो आपको फोन पे और चैट जीपीटी अच्छे से पढ़िए, आने वाले दिनों में भी आपको काम देगा ये, ठीक है। कब काम देगा, आने वाले दिनों में काम देगा, है ना, जरूर काम देगा। साझेदारी हो रही है तो काम पर जरूर देगा। अभी जो फोन पे चलाते हैं, तो फोन पे के अंतर्गत आप फोन पे से कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो वो जो है आपको टाइप करना पड़ता है। पूछना क्या, कह सकता है कि सीधी सी बात है, आपको टाइपिंग करना पड़ता है।
और कुछ जवाब मांगना चाहते हैं तो आपको जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा जीवन को और सुविधा करेगा, जितना आप टेक्नोलॉजी आगे का प्रयोग करिएगा उतना आपका जीवन लाइफ कह सकते हैं कि लग्जरियस होगा और जीवन क्या होगा आपका बेहतर होगा। जैसे पहले हम लोग यूज करते थे क्या, 2G यूज करते थे, समझ सकते हैं, सिर्फ क्या बातचीत करते थे, ठीक है। अभी जो है जीवन लाइफ को थोड़ा सा आसान करते हुए दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है आपको, 5G 7G आएगा तो और भी आसान होगा और भी जीवन फास्ट होगा, है ना। और यहां पर जो है जितना टेक्नोलॉजी उपयोग होगा उतना जीवन लाइफ आपका थोड़ा सा बेहतर होते जाएगा और थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलेगा और आसान कर देता है, ये सब जितना भी काम है आसान कर देता है। अब देखिए फोन पे जो है आपको भारत में चैट जीपीटी का उपयोग को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, तो किस कंपनी, एक कंपनी है कौन सा, AI, तो ये आपको देखने को मिलता है ओपन AI, कौन सा नाम है, ओपन आर्टिफिशियल आपको इंटेलिजेंस के तहत जो है ये दोनों जो है आपको साझेदारी कर रही है। तो ये ध्यान रखना है, फोन पे और भारत में कौन सा, चैट जीपीटी के उपयोग को बढ़ाना, किसका उपयोग बढ़ाना है। अभी बहुत व्यक्ति चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन चैट जीपीटी के उपयोग को कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए जो है किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, तो ये आपको किसके साथ, आपको भारत में फोन पे के साथ, फोन पे आप लोग चला रहे होंगे और चैट जीपीटी भी आप यूज करते होंगे, नहीं यूज करते हैं तो आप यूज करिए, ठीक है। और आपका जीवन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इधर उधर जो आप भटकते हैं कुछ भी पूछते हैं आसान रहेगा, ठीक है। चलिए गूगल से कह सकते हैं कि आपको नया वर्जन है उससे बेहतर है ना, कुछ भी जो कह सकते हैं आपका एक तरह से कोई साथी नहीं है, कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, ठीक है, और आपको मन नहीं लग रहा है तो खेलिए आप चैट जीपीटी से, काम करेगा आपका आसान रहेगा और उसी में आपको जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, फोन पे जुड़ते रहेगा और किस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ओपन AI के साथ, तो ये आपके साथ रहेगा और आने वाले दिनों में आपका और जीवन लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करेगा चैट जीपीटी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या रहेगा आपके लिए, चलिए यहां पर पहले समझ लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य अंतर्गत क्या क्या है, उसके बाद अगले प्रश्न पर जाएंगे। तो फोन पे वही बातें हैं, आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि फोन पे ओपन AI के साथ जो है रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत चैट जीपीटी को जो है फोन पे ऐप और फोन पे फॉर बिजनेस, ये भी बहुत व्यक्ति यूज करते हैं जो खास करके दुकान सब पर देखते होंगे जो काम बोलता है ना, और उसमें जो वो यूज क्या करते हैं, वो सब यूज करते हैं फोन पे फॉर बिजनेस यूज करते हैं। और इंडस आपको ऐप स्टोर में जो है एकीकृत किया जाएगा, सभी को जो है एक तरह से कह सकते हैं सभी में आपको एकीकृत करते हुए दिखाई पड़ेगा, क्या, तो चैट जीपीटी का प्रयोग होते हुए दिखाई पड़ेगा। और यह साझेदारी जो है भारत में लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए AI आधारित सहायता को क्या कर देगा, आसान कर देगा, जीवन क्या कर देगा आपका आसान कर देगा। जैसे यात्रा योजना, शॉपिंग, जानकारी खोज, किसी भी चीज को खोज सकते हैं शॉपिंग के बारे में, तुरंत आपके पास फोन पे से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यात्रा कहीं जाना है, कुछ करना है, आपको क्या होगा, आपका शेड्यूल वहीं पर जारी रहेगा, तुरंत आपका शेड्यूल बुक रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं कि आपको ओपन AI की क्षमता को AI अधिक सुलभ बनाने का ये क्या करेगा, प्रयास करेगा। स्वाभाविक बात है, सभी बातें आपको बता ही चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। क्या लग रहा है कि ज्यादा बात कर रहे हैं, क्या ज्यादा बात करेंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा तो सीधी बात है कि कम कर देंगे, ये जो फैक्ट देते हैं हटा देंगे, और क्या है तब डायरेक्ट आप लोगों के लिए आंसर रखेंगे। आपको लगेगा नहीं ज्यादा बातचीत होती है तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट आंसर रखेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप लोग जो है थोड़ा सा क्या समझ के पढ़िए, ठीक है, समझ के पढ़ते हैं तो आपको लंबे दिनों तक याद रहता है। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, यहीं पर ले लेते हैं अगला प्रश्न कि भारत सूर्योत्सव, आपको क्या है, सूर्योत्सव, ठीक है, कौन सा उत्सव है, आपको सूर्योत्सव पहल जो है किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है, तो यह सूर्योत्सव जो है आपको फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत क्या तथ्य बन रहा है, तो भारत जो है सूर्योत्सव एक सांस्कृतिक पहल है जो नृत्य संगीत के माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत को ये क्या करती है, ये उत्सव बनाती है। और यह फेडरल बैंक जो है इसका लॉन्चिंग कहां पर किया जाएगा, या की गई है लॉन्चिंग, वैसे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, इसका संस्करण उद्घाटन देखने को मिलेगा आपको 22 नवंबर से। अभी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये चेन्नई में इसका लॉन्चिंग, ठीक है, कब, तो चेन्नई में। और यह बैंक का क्या है, एक सिग्नेचर कल्चर IP है जो विभिन्न शहरों में स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित कर क्षेत्रीय गौरव को क्या करती है, ये बढ़ावा देने का काम करती है। और उद्घाटन कब होने वाला है, आने वाले दिनों में आपको 22 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो अभी समय है, आपको आज है 17, तो 5 दिन कह सकता है कि 5 दिन का आपके पास समय है, आपके पास नहीं कह सकता है, यह क्या चीज, सूर्योत्सव में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सूर्योत्सव जो है आपको कहां पर पूछे, तो चेन्नई में किस बैंक के द्वारा आयोजित, तो ये आपको ध्यान रखना है किस बैंक के द्वारा, तो आपको फेडरल, नाम सुना है फेडरल बैंक का, नहीं सुना है, फेडरल बैंक हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ना हो, लेकिन पटना में आपको फेडरल बैंक देखने को मिल जाएगा, आपको डाक बांग्ला चौराहा के आसपास कहीं पर फेडरल बैंक है, ठीक है। चलते हैं, या आप बात कर लेते हैं, आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको प्रश्न रखते हैं इतना ही, लेकिन आपसे प्रश्न
अंत में पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको बताने का प्रयास रहता है अगले वीडियो में। जैसे कल के वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, क्या पूछे थे, आसान प्रश्न पूछे थे, और बहुत सारे छात्र जो है आपके चैनल पे तो जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन अदर चैनल पे जो है जवाब बिल्कुल आता है और अच्छे से छात्र जवाब देने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग जो है जो सर के चैनल पर देख रहे हैं महानुभाव, आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं? ठीक है, जवाब देने का प्रयास करिए, तभी पता चलता है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ये भी बताने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि फिजूल का समय आपका व्यर्थ का कह सकते हैं कि आपके क्लास का लिया जा रहा है और क्या कहते हैं आपका समय कह सकते हैं कि फिजूल जा रहा है। तो आप बता सकते हैं, जैसा भी है कमेंट आप कर सकते हैं, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद है। ठीक है, आपको फ्री में मिलता है, सबसे बड़ी बात है कि फ्री में कुछ भी मिलता है तो उसका महत्व नहीं होता है ना, फ्री का महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ दिनों तक के लिए जो है फ्री है। ठीक है, तो आप लोग जब तक फ्री है तब तक आप ले सकते हैं, लाभान्वित आप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, या आप लोग अच्छे से वीडियो पर बने हुए रहेंगे, लंबे दिनों तक बने हुए रहेंगे और व्यू अच्छा आएगा तो फ्री मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए आइए देख लेते हैं, ये प्रश्न आप लोगों को कल के वीडियो में पूछे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कितनी सीटें मिली है, जिससे नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था वो कह सकता है कि एक तो जीत भी होती है और क्या होता है, नेतृत्व इनका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन यहां से प्रश्न क्या बना है, केवल उतना ही रहेंगे, आंसर होगा क्या, 202 सीटें जीतती है कौन सा, एनडीए आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सभी बातें आपको बता चुके हैं, आपको कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपको ये बात बता चुके हैं कि कौन जो है आपको जीता है कितना सीट। ठीक है, आपको पूरी तरह से बताया है, और उसके बाद बीजेपी के द्वारा कितना जीता गया है, जदयू के द्वारा कितना जीता गया है, महागठबंधन के द्वारा कितना जीता गया है, एआईएमआईएम के द्वारा कितना जीता गया है, सभी बातें आपको यहां पर बता चुके हैं। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो ये आपको कब मिलेगा, कितने तारीख को ये बताए थे, तो स्वाभाविक बात है ये 15 तारीख को है ना, 14 तारीख को गिनती हुई थी, 14 तारीख को रात्रि तक गिनती चला था। हम जो है आपको ये आपको करंट के अंतर्गत आपको पहले ही लिखा हुआ है मेरे स्लाइड में, क्या है सबसे तेज सबसे पहले, तो 15 तारीख को जो है ये आपको बता चुके थे कि एनडीए को, तो 15 तारीख के वीडियो में आप जा सकते हैं, 15 नवंबर के वीडियो में आपको पूरे विस्तार से ये जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है आज के वीडियो पर रहते हैं और यहां पर जो है ध्यान रखेंगे आज का करंट अफेयर्स के अंतर्गत, आज का प्रश्न आपके लिए जाते जाते क्या छोड़ के जा रहे हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, जितना जानकारी आपके पास पर्याप्त है आप इस प्रश्न के बारे में लिखने का प्रयास करिएगा, और ये प्रश्न जो है आपको पूरे विस्तार से कल बताए थे। ठीक है, 16 नवंबर यदि आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आप कहां देख सकते हैं, 16 नवंबर के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। कल आपके सर के चैनल पर भी है, मेरे चैनल पर भी है, और जिस भी चैनल पर ये वीडियो प्रोवाइड होती है और सब जगह जो है अलग अलग जो है लाइव जहां जहां से भी चलती है। ठीक है, सभी चैनल पर आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है ध्यान रखना है क्या कि 16 नवंबर को ये प्रश्न दिए थे, क्या प्रश्न दिए थे आपको देखना है कि क्या है, आपके क्वेश्चन क्या था कि भारतीय राज्य, किस भारतीय राज्य ने जो है बहु विवाह निषेध विधेयक 2000 कौन सा, तो बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 ठीक है को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ताकि एक से अधिक विवाहों को अपराध माना जा सके। आपको प्रश्न अच्छे से विस्तार से बताया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर यदि एक से अधिक शादी की जाती है तो उसको जो है 7 साल का सजा और कुछ जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और यह किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है, तो आपको आंसर लिखना है इसका कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब जो है, यदि आप कल का वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यदि जवाब मेरे से आना चाहते हैं तो ये जवाब आपको कब मिलेगा, कल के वीडियो में आपको ये जवाब मिलने वाला है। ठीक है, वैसे आपको उम्मीद है कि ये जवाब आपको आता है और आप जवाब लिखने का प्रयास करिएगा। हम लोग आज का करंट अफेयर्स रखते हैं यहीं तक। आपको वीडियो किस प्रकार लग रही है, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।